और ये है आपका यूरेनस। यूरेनस को कहते हैं हम लोग अरुण कहते हैं, अरुण। और नेपच्यून को हम लोग कहते हैं वरुण कहते हैं। क्या कहते हैं? वरुण ग्रह। और इसके बाद फिर आपका प्लूटो है, प्लूटो। तो प्लूटो को हम लोग कहते हैं बौना ग्रह। क्या कहते हैं? बौना ग्रह कहते हैं। इसके अलावा कमेंट यहां आप देख सकते हैं, पुच्छल तारा, पुच्छल तारा कहते हैं इसे। पुच्छल तारा कहिए या धूमकेतु कहिए, पुच्छल तारा कहिए या धूमकेतु कहिए, धूमकेतु इंग्लिश में कॉमेट्स कहते हैं। और जब क्षुद्र ग्रह के बारे में बात करेंगे, उल्का होते हैं, उल्का। और उल्का पिंड होते हैं। क्या होते हैं? उल्का, उल्का पिंड होते हैं। तो इन सभी चीजों के बारे में आपको डिटेल एनालिसिस करवाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं मानचित्र को, ये हमारे सौर मंडल है। एक एक करके हम सूर्य के बारे में पहले बात करेंगे, फिर बुध ग्रह के बारे में बात करेंगे, फिर शुक्र ग्रह के बाद फिर पृथ्वी के बारे में बात करेंगे। और जो कि हमारी पृथ्वी के बारे में ही बात करना है, तो पृथ्वी को अंतिम में बात करेंगे, पहले बाकी ग्रहों को देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे शुक्र ग्रह का। बिल्कुल समझाएंगे साथियों, बिल्कुल समझाएंगे, एक एक चीज तार्किक रूप से मानचित्र के माध्यम से समझाएंगे। निश्चिंत रहिए, बस चुपचाप बैठ करके एकदम हाथ में पानी का ग्लास ले लीजिए, बिस्किट ले लीजिए, मिक्सचर ले लीजिए और चुपचाप बैठ करके पढ़ाई कीजिए। सच बता रहे हैं, अगर ईमानदारी से आप बैठ करके मेरी बातें केवल सुन लीजिएगा तो धरती का कोई ताकत नहीं है जो आपका रिजल्ट खराब कर सकता है। आपको नहीं पता है कि वन बेस्ट तो नहीं कहेंगे, वन ऑफ द बेस्ट में से आप पढ़ रहे हैं। और हाँ, हमें कोई तकलीफ नहीं होता है अपने आप को बेस्ट कहने में, बिकॉज आई एम द बेस्ट, नो डाउट। और ये हम कहां से सीखे हैं? तो ये आपको हम सीखे हैं भगवत गीता से। भगवत गीता में कर्ण बहुत ही ज्यादा व्याकुल होता है और कर्ण कहता है गुस्सा करके कृष्ण से कि कृष्ण, मैं दुर्योधन के साथ ही ठीक हूं, मुझे पांडवों के साथ नहीं जाना है, भले वो मेरे भाई क्यों ना हो। ये पांडव मुझे कभी इज्जत नहीं दिए, ये समाज मुझे कभी इज्जत नहीं दिया है, केवल दुर्योधन मुझे इज्जत दिया है। तो दुर्योधन जो है वो मेरा दोस्त है और समाज ने मुझे इज्जत नहीं दिया, समाज ने मुझे अच्छा नहीं कहा, तो मैं इस समाज का नहीं हूंगा। तो कृष्ण कहते हैं कि राज सिंहासन उसे मिलना चाहिए जिसके पास शौर्य हो, जिसके पास ताकत हो, जिसके पास गरिमा हो व्यक्तिगत, तो राज सिंहासन। और समाज में इज्जत उसे मिलना चाहिए जो स्वयं खुद के नजर में इज्जत के लायक। जो व्यक्ति दूसरों से इज्जत की कामना करते हैं, दूसरों से बेस्ट बुलवाना चाहते हैं, वो जीवन भर आजीवन लगे रहते हैं दूसरे से बुलवाने में, क्योंकि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती है। कोई लोग बेस्ट कहेंगे, कोई लोग बेस्ट नहीं कहेंगे। तो जिस व्यक्ति को खुद के नजर में वो बेस्ट है, अगर खुद के नजर में वो सही है, आईने के सामने उसका जमीर जो है जवाब दे रहा है कि तुम ईमानदारी से काम कर रहे हो, तो फिर उसे किसी की जरूरत नहीं होती है कि सामने वाला उसे बेस्ट बोले या नहीं बोले। तो हर दिन हम मेहनत करते हैं, लगातार मेहनत करते हैं। आज भी आपके क्लास लेने से पहले हर वो तत्वों को हमने खंगारा जो आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो यस, आई एम द बेस्ट, नो डाउट, बिकॉज आई कीप ऑन वर्किंग ऑन माई सेल्फ, आई कीप ऑन अपडेटिंग माई सेल्फ। हम अपने आप को हमेशा अपडेट करते रहते। तो चलिए एक एक करके पहले सूर्य के बारे में बात करेंगे, सबसे पहले हम लोग बुध के बारे में, फिर ऐसे। तो एक एक करके हम लोग ये सभी ग्रहों, उल्का पिंड और सबके बारे में बात करेंगे। तो आप देख सकते हैं इस मानचित्र पे हम फिर आएंगे, ठीक है ना, इस मानचित्र पे हम फिर आएंगे। ये हमारा सूर्य है, ये हमारा कौन है? तो चलिए सूर्य के बारे में चर्चा करते हैं। ये हमारा सूर्य है। सूर्य की अगर हम बात करते हैं, सूर्य की बात करते हैं साथियों, तो सबसे नजदीकी तारा क्या है? सबसे नजदीक तारा सबसे नजदीकी तारा क्या है? सबसे नजदीकी तारा जो है वो सूर्य है। सूर्य की अगर बनावट की बात करते हैं तो यह 71% किससे बना हुआ है? 71% हाइड्रोजन से। सभी लोग एकदम ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन से बना है।
26.5% अन्य गैस से बना है। अन्य गैस से बना है, ठीक है ना, सॉरी, हीलियम से बना है। हीलियम गैस से बना है। हीलियम से बना है, हाइड्रोजन से। और अगर दोनों को जोड़ते हैं तो 97.5% ये बना है आपका अन्य गैस। तो ये बना है केवल हाइड्रोजन और हीलियम, और 2.5% बना है अन्य गैस। क्लियर है? अन्य गैस। तो ये है बनावट किसकी? सूर्य की बनावट है। क्वेश्चन आ सकता है आपसे। उसके बाद पूरे सौरमंडल का याद रखिएगा, पूरे सौरमंडल का अकेले सूर्य जो है, अकेले सूर्य 99.86% है। बहुत किताबों में 99.83 भी लिखा रहता है, 99.83 भी लिखा रहता है। बहुत सारी किताबों में 99.83% भी लिखा रहता है। तो अकेले पूरे सौरमंडल में हमने आपको दिखाया था कि पूरे सौरमंडल में सूरज है, इतने सारे ग्रह हैं, क्षुद्र ग्रह हैं, पुच्छल तारा है, उल्का पिंड है, बौना तारा है। तो ये सभी एक सौरमंडल में आते हैं साथियों। लेकिन अकेले जो ये सूरज है पूरे सौरमंडल का 99.86% है। अकेले याद रखिएगा, अकेले प्रतिशत है पूरे सौरमंडल का। 99.86 आप अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं, यानी कि लगेगा कि पूरा खाली सूरज ही है। समझ में आ रहा है? अगर हम बात करते हैं कि सूर्य का ये वाला जो ऊपरी सतह है, जो ये सरकमफरेंस है, ये जो सरकमफरेंस है सूरज का, ये जो आकार देता है, इसे हम लोग कोरोना कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरोना कहते हैं। याद रखिएगा, कोरोना। तो कोरोना बाहरी रेखा है जो सूर्य को डिफाइन करता है। यह चक्र जो सूर्य का जो आकार बताता है उसे हम लोग कोरोना कहते हैं। और ये अंदर का ये जितना भी आप देख सकते हैं, ये अंदर के सतह को प्रकाश मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल कहते हैं। क्लियर है? प्रकाश मंडल कहते हैं। यानी कि ये आपका फोटोस्फेयर है, फोटोस्फेयर है। और इसकी जो तापमान है औसत कितनी होती है? 6000 डिग्री सेल्सियस होती है औसत तापमान। 6000 डिग्री सेल्सियस होती है प्रकाश मंडल। ये पूरा ऊपरी सतह जो है ये प्रकाश मंडल है। ये जो आग आप देख रहे हैं इसका। अब आते हैं कि ये जो हमेशा हम लोग निकालते हैं, याद रखिएगा, जब भी हम लोग सूरज बनाते हैं तो ये वाला बनाते हैं ना, ये वाला सूरज का ये जो बनाते हैं, तो ये जो बाहर लपटे हैं, ये बाहर जो आप लपटे देख रहे हैं, इन लपटों को क्या कहते हैं? इन आग के लपटों को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, इन आग के लपटों को हम लोग क्या कहेंगे? तो याद रखिएगा, इन आग के लपटों को सौर फ्लेयर कहते हैं। सौर फ्लेयर कहते हैं, सोलर फ्लेयर। क्लियर है? सोलर फ्लेयर कहते हैं। इन आग के लपटों को सोलर फ्लेयर कहते हैं। सौर किरणें हो सकती हैं, ठीक है ना, सौर उष्मा, सौर किरणें। मजा आ रहा है? बहुत डिटेल और बारीकी आपको पढ़ाएंगे, निश्चिंत रहिएगा। आप देख रहे होंगे सूरज पे यहाँ जहां तहां काला धब्बा है, देख सकते हैं यहाँ काला धब्बा है, जहां तहां आप देख सकते हैं कि यहाँ आपका छोटा छोटा काला धब्बा है, देख सकते हैं ना।
ये छोटा छोटा काला धब्बा है, ढेर सारा काला धब्बा सूरज पे। क्वेश्चन आ सकता है काला धब्बा कहाँ देखने को मिलता है? तो काला धब्बा जो है, याद रखिएगा, काला धब्बा जो है इसको इंग्लिश में ब्लैक स्पॉट कहते हैं। और ब्लैक स्पॉट जो है कहाँ देखने को मिलता है? तो सूर्य पर देखने को मिलता है, सूर्य पर देखने को मिलता है। तो ब्लैक स्पॉट सूर्य पर देखने को मिलता है। कहाँ देखने को मिलता है? तो सूर्य पर देखने को मिलता है। क्या है ये ब्लैक स्पॉट? मिलता है। अब सवाल है क्या है ये ब्लैक स्पॉट? क्या है ये ब्लैक स्पॉट? ये क्वेश्चन आ सकता है आपके मन में कि सर आखिर ये काला धब्बा जो है ये कैसे होता है? काला धब्बा आखिर सर ये कैसे होता है, ये बता दीजिए। कि पूरा सूरज जो है चमकीला है, तो ये काला धब्बा कैसे हुआ? तो सूरज का सबसे ठंडा क्षेत्र है ये काला धब्बा जो है, ये सूरज का सबसे, सूर्य का सबसे ठंडा क्षेत्र है। तो जहां जहां तापमान कम होता है, सूर्य का सबसे ठंडा क्षेत्र है, यानी कि कोल्डेस्ट एरिया ऑफ द सन इज कॉल्ड ब्लैक स्पॉट। याद रखिएगा। तो कोल्ड एरिया, कोल्डेस्ट एरिया ऑन सन इज ब्लैक स्पॉट। क्लियर है? कोल्डेस्ट एरिया ऑन सन इज कॉल्ड ब्लैक स्पॉट। अब एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है इसका, वो आपको बताते हैं। वो क्या है? सूर्य के हम लोग काला स्पॉट का बात कर लिए। सूर्य का अभी दिमाग में आया था एक चीज और, रुक जाइए एक सेकंड, बताते हैं। तो सौरमंडल का सबसे अकेला, ठीक है, हो गया है, बनावट इसकी हो गई। हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या सूरज पर, भाई सुन तो लो, पहले सुन लो उसके बाद पूछना, ठीक है ना? पहले सुन लो, जान लो। आप जो पूछे ना वो अभी हम बताने ही वाले थे, इसी के लिए कहते हैं पहले सुन लो। तो सूर्य का सारा डेटा हमने देखा। एक सबसे महत्वपूर्ण, किस स्टेट में, क्या सूरज पर ऑक्सीजन है? क्या सूर्य पर ऑक्सीजन है? सूर्य पर ऑक्सीजन है? तो उत्तर होगा नहीं, उत्तर होगा नहीं। तो फिर आग कैसे दिखता है? तो फिर आग कैसे दिखता है? आग कैसे, तो आग कैसे दिखता है? तो आग कैसे दिखता है? जब सूर्य पे जब ऑक्सीजन है ही नहीं, तो आग कैसे, आग की लपटें कैसे दिखती है? ये बेसिक क्वेश्चन आ सकता है कि पृथ्वी पर आग इसलिए मुमकिन है क्योंकि पृथ्वी पर सूर्य के, मतलब आग में ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन जो है सपोर्ट्स बर्निंग, आप पढ़े होंगे केमिस्ट्री में, ऑक्सीजन सपोर्ट्स बर्निंग। तो इसी के लिए कंबल ओढ़ा दिया जाता है ताकि ऑक्सीजन का कट ऑफ हो जाए, तो आग बुझ जाता है। तो पृथ्वी पर आग तभी लगेगा जब ऑक्सीजन होगा, लेकिन सूर्य पर तो ऑक्सीजन है नहीं, तो सूर्य पर आग कैसे लगेगा? तो इसका कारण है सूर्य पर आग नहीं होता है, सूर्य पर होता है परमाणु ऊर्जा। क्या होता है? सूर्य पर होता है साथियों परमाणु ऊर्जा। तो सूर्य पर परमाणु ऊर्जा के कारण, परमाणु ऊर्जा के कारण आग जैसा दिखता है। तो आग नहीं होता है, आग जैसा दिखता है परमाणु ऊर्जा के कारण, परमाणु ऊर्जा के कारण। कल आपको बताए थे, आपको शायद याद होगा या नहीं होगा, आपको याद होगा कि नहीं होगा, आपको फिर से बता देते हैं कि आपको हमने क्या बताया था कि हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन रिएक्ट करके हाई टेम्परेचर में हीलियम बनाता है। इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं परमाणु संलयन, परमाणु संलयन कहते हैं, संलयन कहते हैं। और परमाणु संलयन का मतलब होता है न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं, याद रखिएगा, न्यूक्लियर फ्यूजन। और इसी प्रक्रिया के कारण
अत्यधिक ऊर्जा होता है, अत्यधिक ऊर्जा और तापमान सूर्य में होता है, तारों में होता है। ऊर्जा और तापमान सूरज या अन्य तारों में देखने को मिलता है और इसी तापमान के कारण ये जगमगाता है, चमकता है, ना कि आग लगता है उसके कारण। अब सवाल है कि सूरज जो है उस पर क्या कौन सा स्टेट ऑफ मैटर है, तो याद रखिएगा सूर्य जो है वो प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर है। क्या है? प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर। आप पढ़े होंगे कि स्टेट ऑफ मैटर क्या होता है, तो नॉर्मली 3 स्टेट ऑफ मैटर होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और 2 अलग होता है, एक होता है प्लाज्मा, एक होता है बोसाइन कंडेंसेट। तो प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर में सूर्य होता है हमारा प्लाज्मा। तो कितने सारे डेटा हमने दे दिया। सबसे पहला डेटा आपका क्या था? सौरमंडल का अकेले 99.86% सूर्य जो है वो कौन से स्टेट ऑफ मैटर में है, तो प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर में है। सूर्य का बाहरी भाग को क्या कहते हैं? कोरोना कहते हैं। सूर्य का सबसे ठंडा क्षेत्र जो है ये क्या कहलाता है? काला धब्बा कहलाता है। ये चौथा नंबर है। पांचवा हमने क्या बताया? सूर्य की बनावट, तो ये आपके हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ है। छठा हमने क्या बताया कि ये पूरी सतह को प्रकाश मंडल कहते हैं, जिसका औसत तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है। फिर सातवां में हमने बताया कि सोलर फ्लेयर किसे कहते हैं, सोलर फ्लेयर किसे कहते हैं। आठवां में हमने क्या बताया? सातवां में हमने क्या बताया साथियों? सातवां में हमने बताया कि सोलर फ्लेयर किसे कहते हैं। आठवां पे हमने आपको क्या बताया? आठवां में बताया कि परमाणु संलयन क्या होता है और सूर्य को ऊर्जा कौन देता है। नौवां में हमने क्या बताया कि क्या सूर्य पर ऑक्सीजन होता है, तो नहीं होता है, तो सूर्य पर परमाणु के कारण ऊर्जा होता है। और 10वां जो है हमने बताया काला धब्बा, जो कि ब्लैक स्पॉट का कारण बनता है। तो ये आपके विभिन्न फैक्ट थे। अब आपको समझ में आया कि किस लेवल का पढ़ाया जाता है और किस लेवल का आपको हम पढ़ाते हैं। तो इस तरह से ऑपरेशन हम करते हैं पेड बैचेस में, और इसलिए कहते हैं 36 आएंगे 36 जाएंगे, भूगोल में मार्क्स अंकेश सिंह दिलवाएंगे, क्योंकि लगातार हर दिन मेहनत करते हैं। बहुत लोग होता है कि नंबर 1 पोजीशन पर जाकर के सो जाता है, आराम करता है कि हाँ ठीक है, लेकिन इस तरह के डेटा एनालिसिस आपको जब मिलता है तो आप परीक्षा के लिए क्या होते हैं? सशक्त तो होते हैं। ठीक है ना। चलिए, अब यहाँ सूर्य का हम लोग चर्चा कर लिए। अब हम लोग एक एक करके सभी ग्रहों के बारे में बात करेंगे। एक एक करके हम लोग सभी ग्रहों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला जो हमारा ग्रह है वो है बुध साथियों। तो सबसे पहला ग्रह है हमारा बुध ग्रह है। तो चलिए बुध ग्रह के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हमारा बुध ग्रह है। चलिए बुध ग्रह के बारे में थोड़ा चर्चा कर लिया जाए। तो ये बुध ग्रह है, ये पहला ग्रह बुध ग्रह है, बुध ग्रह। और बुध ग्रह की बात करें तो इसे हम लोग मरकरी कहते हैं, मरकुरी कहते हैं। सूर्य से सबसे नजदीक, याद रखिएगा ये क्या है, तो सूर्य से सबसे नजदीक सबसे पास वाला ग्रह है बुध। इसका कोई उपग्रह नहीं होता है, इसका कोई उपग्रह नहीं होता, इसका कोई उपग्रह नहीं होता है। क्लियर है। इसे कितना दिन लगता है साथियों, तो आप देख सकते हैं घूर्णन 58.6 और 87.97। तो 98.6 और 97.87 जो है ये सूर्य के ओर चारों ओर परिक्रमा का समय है। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा में समय लगाता है, परिक्रमा में समय। और ये जो है
बुध का घूर्णन समय काल है। बुध का घूर्णन समय काल। घूर्णन का मतलब होता है रोटेशन, तो ये रोटेशनल टाइम है, रोटेशन, और ये है रिवॉल्यूशन। क्लियर है, रोटेशन और रिवॉल्यूशन। अब आपको एक बात बता देते हैं कि सूर्य का सबसे नजदीक होने के बावजूद ये सबसे गर्म ग्रह नहीं है। ये सबसे गर्म ग्रह नहीं है। बताएंगे क्यों, डोंट वरी, ठीक है ना, आगे बताएंगे कि क्यों बुध जो है सबसे गर्म ग्रह। अरे भाई मत पूछो, हम बोल रहे ना, आपसे पूछने से पहले हमें पता है, क्योंकि आपके जैसे कई सैकड़ों बैचेस हमने पढ़ा करके निकाला है, तो हमें पता है कि कहाँ आपको परेशानी हो सकती है, कहाँ नहीं हो सकती है। बस भरोसा तो रखो, हम हैं। तो हम बताएंगे कि क्यों वे सबसे ज्यादा गर्म नहीं है और कौन सबसे ज्यादा गर्म है। तो ये बुध के बारे में हमने आपको डिटेल बताया। अब हम लोग चर्चा करेंगे साथियों, अगला जो हमारा ग्रह है वो है शुक्र ग्रह। तो अगला ग्रह है हमारा शुक्र ग्रह। तो चलिए शुक्र ग्रह के बारे में हम लोग जानते हैं। शुक्र ग्रह जो है हमारा दूसरा ग्रह है, दूसरा ग्रह, ठीक है ना। शुक्र ग्रह दूसरा ग्रह है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वीनस कहते हैं, वीनस। अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है। ये क्या है, महत्वपूर्ण ग्रह, महत्वपूर्ण, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत महत्वपूर्ण है, यहां से क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। अब सबसे पहले याद रखिएगा, इसके बारे में कुछ चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला जो चर्चा इसके बारे में हम करेंगे वो ये है कि शुक्र ग्रह सूर्य से दूसरा ग्रह है, दूसरा ग्रह। ये पूरे सौरमंडल का, यह पूरे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है, सबसे गर्म ग्रह है, यानी कि हॉटेस्ट प्लैनेट का दर्जा इसको मिला है। याद रखिएगा, शुक्र को हॉटेस्ट प्लैनेट। अब यहां सवाल आता है कि आखिर शुक्र को हॉटेस्ट प्लैनेट क्यों कहते हैं, तो इसके बारे में जानेंगे। थोड़ा सा सब्र कीजिए, आगे लिखने दीजिए। इस ग्रह के चारों ओर, इस ग्रह के चारों ओर ग्रीन हाउस गैस, क्या होता है ग्रीन हाउस गैस वो भी बताएंगे, रुक जाइए। ग्रीन हाउस गैस CO2 का चादर है, चादर है, यानी कि इस ग्रह के चारों ओर जो है ग्रीन हाउस गैस का ये आपका चादर है, यानी कि ये ग्रीन हाउस गैस का चादर है, याद रखिएगा। तो ये आपके ग्रीन हाउस गैस है, ग्रीन हाउस गैस। और ग्रीन हाउस गैस कौन है, CO2। तो CO2 एक ग्रीन हाउस गैस है, तो इसका चादर है। हम बताएंगे, डोंट वरी, रुक जाइए, हम बताएंगे, रुक जाइए साथियों, हम समझाएंगे कि आखिर क्या है, एक एक चीज हम समझाएंगे, डोंट वरी, बस देखते जाइए। अब हम लोग बात करते हैं कि शुक्र ग्रह पर H2SO4 की वर्षा, H2SO4 ये है सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड की वर्षा होती है, सब समझाएंगे, पहले लिख लेने दीजिए, वर्षा होती है। यह ग्रह
इस ग्रह को हम लोग क्या कहते हैं, याद रखिएगा। इस ग्रह के याद रखिएगा, इस ग्रह के विभिन्न नाम है। इस ग्रह के कई नाम हैं, कई नाम हैं। जैसे पृथ्वी की जुड़वा, पृथ्वी की जुड़वा। दूसरा, पृथ्वी की बहन। तीसरा, सबसे चमकीला ग्रह, सबसे चमकीला ग्रह। भोर और शाम का तारा, भोर और मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार, भोर और शाम का तारा। फिर और क्या है, इसे पृथ्वी की ध्रुव तारा कहते हैं, पृथ्वी की ध्रुव तारा कहते हैं, ध्रुव तारा, ध्रुव तारा। ठीक है ना। तो इतने सारे नामों से व्याख्यात किया जाता है शुक्र ग्रह को। अब यहाँ सवाल आता है इसके घूर्णन पे, तो आप देख सकते हैं इसके घूर्णन में 243 और परिक्रमा में 224। ये सबसे इंटरेस्टिंग बात है। घूर्णन में कितना है, 243 और 224, तो 243 और 224.7 दिन। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो आप देख सकते हैं घूर्णन, शुक्र ग्रह का घूर्णन, शुक्र ग्रह का घूर्णन में, यानी कि घूर्णन का मतलब होता है रोटेशन, तो घूर्णन में 243 और परिक्रमा कहाँ किया जाता है, सूर्य के चारों ओर। परिक्रमा कहाँ किया जाता है, सूर्य के चारों ओर। आप देख सकते हैं चारों ओर। इसलिए इस कारण से, याद रखिएगा, इस कारण से शुक्र ग्रह को सौर मंडल का सबसे धीमा ग्रह कहा जाता है। शुक्र ग्रह को धीमा ग्रह भी कहा जाता है। आप सोच रहे हैं, आप समझिए प्लीज यहां ध्यान से। अब एक एक करके समझाते हैं, ठीक है ना। इस एक और लास्ट पॉइंट है इसका बचा हुआ। इसके कोई उपग्रह नहीं है, याद रखिएगा। इसके भी कोई उपग्रह नहीं है, उपग्रह नहीं है, इसके भी कोई उपग्रह नहीं है। तो यह वीनस, ये है आपकी वीनस के बारे में हमने शुक्र ग्रह। सबसे पहले स्टेटमेंट, अब सभी लोग लिखने का काम खत्म हो गया, समझने का कोशिश कीजिए। सबसे पहले हमने क्या कहा, हमने कहा कि यह ग्रह, ये सूर्य है मान लीजिए, सूर्य के बाद ये बुध और ये शुक्र, तो ये बुध हो गया और ये शुक्र हो गया। तो सूर्य की किरणें जो है इसको पड़ेंगी और सूर्य की किरणें शुक्र को भी पड़ेंगी। तो शुक्र के पास समय ज्यादा लग रहा है, तो उस हिसाब से सबसे ज्यादा गर्म किसको होना चाहिए था, सबसे ज्यादा गर्म होना चाहिए था आपका बुध को, क्योंकि सूर्य के नजदीक है। सभी लोग ध्यान से देखिएगा, सूर्य के नजदीक होने के कारण सबसे गर्म किसको होना चाहिए था, आपके बुध को। लेकिन यहां आप भूल रहे हैं कि एक बार में किसी भी ग्रह का केवल एक ही हिस्सा सूर्य के तरफ होता है, हाँ या ना। एक बार में किसी भी ग्रह का केवल सामने वाला हिस्सा सूर्य की ओर होता है। तो मान लीजिए कि इस तरफ का तापमान है 1000 डिग्री सेल्सियस मान लीजिए, तो शुक्र का इस तरफ का तापमान क्या हो जाएगा, 8000 डिग्री सेल्सियस, हाँ या ना। कम होगा, बुध जो कि नजदीक है तो इसका तापमान ज्यादा होगा ना, लेकिन इस तरफ का, अब इस तरफ बुध का एकदम ठंडा होगा
तो यहां तापमान हो जाएगा पीछे वाला ठंडा वाला क्षेत्र का, मान लीजिए हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस। तो दिन और रात का एवरेज टेम्परेचर कितना हो जाएगा? बुध का एवरेज टेम्परेचर, औसत तापमान 1000 प्लस 0 डिग्री सेल्सियस बाई 2 यानी कि 500 डिग्री सेल्सियस। यानी कि बुध का तापमान कितना होगा? 500 डिग्री सेल्सियस एक दिन का। अब आते हैं शुक्र पर। शुक्र के चारों ओर किस चीज का परत है? तो ग्रीन हाउस गैस का परत है। ग्रीन हाउस गैस होता क्या है? तो ग्रीन हाउस गैस वह गैस होता है जिसमें आपके ऊष्मा यानी कि ऊर्जा जो सोखने की क्षमता अत्यधिक होती है। तो दिन के समय में ये जो गैस है ग्रीन हाउस गैस, ये सूर्य की ऊष्मा को अपने अंदर सोख लेती है और रात में जब जरूरत पड़ती है तो ये छोड़ देती है, जिससे दिन तो गर्म होता ही है सूर्य की वजह से, रात इन ग्रीन हाउस गैस के कारण गर्म होता है। फिर से सुनिएगा, दिन में आपका पृथ्वी का वो भाग, आधा भाग सूर्य की किरणों से गर्म होता है, और जब सूर्य से किरणें आ रही होती हैं तो ये ग्रीन हाउस गैस उन सूर्य की किरणों को अपने अंदर सोख लेते हैं। और जैसी पृथ्वी का दूसरा भाग आता है यानी कि रात आता है, जब पूरा पृथ्वी पर बर्फ जमने वाले होते हैं, उसी समय ये रात में ये गैस जो है उस तापमान को छोड़ देता है, जिससे रात गर्म हो जाता है। अत्यधिक ग्रीन हाउस गैस बढ़ने के कारण दिन भी गर्म, रात भी गर्म, गर्मा गर्म ग्लोबल वार्मिंग की संभावना है, जलवायु परिवर्तन। लेकिन ये ग्रीन हाउस गैस बहुत जरूरी है क्योंकि रात के ठंडे तापमान को ये ठंडा नहीं होने देता है, गर्म रखता है। तो जो कि ग्रीन हाउस गैस का एक चादर ही है, CO2 का एक चादर ही है, तो सोचिए कि रात इसका गर्म हो, रात इसका ठंडा होगा नहीं, तो रात में इसका तापमान क्या होगा? तो इस तरफ रात में तापमान जो होगा, तापमान वो गर्म होगा। क्या होगा? गर्म। यानी कि मान लीजिए हो जाएगा आपका 1000 डिग्री या 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो रात में बहुत ज्यादा ठंडा भी नहीं हुआ, या 10 डिग्री सेल्सियस मान के चलिए, 10 डिग्री, ठीक है ना, 10 डिग्री को मान के चलते हैं, मान लीजिए 100 डिग्री। क्लियर है? तो रात का तापमान 1000 डिग्री हो गया, या फिर इसको मान लीजिए 2000 डिग्री सेल्सियस रात का तापमान है, बहुत ज्यादा 2000 डिग्री सेल्सियस है क्योंकि बहुत ज्यादा है तापमान। अब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 8000 को छोड़िए, ये बहुत ज्यादा आपका कम होगा, 2000 बहुत ज्यादा हो गया, ये 8000 बहुत ज्यादा हो गया, यहां मानते हैं 9000, यहां तापमान को मानते हैं ये 1000 है तो ये 900 हो जाएगा, ये 900 हो जाएगा, 900 डिग्री सेल्सियस। और रात का तापमान हो जाएगा आपका 220 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना, रात भी गर्म, दिन भी गर्म। रात क्यों गर्म? CO2 के कारण। अब इसका औसत तापमान निकालते हैं, एवरेज टेम्परेचर निकालते हैं, किसका? शुक्र ग्रह का। तो 900 प्लस तो एवरेज टेम्परेचर है 900 प्लस 220 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 9 2 11, 1120 डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाई 2। तो 6 5 10, 6 5 10, फिर 5 कितना हो जाएगा? 2 5 10 का 5, फिर बचा 2 5 10, 2 तो यार अब हमको डिवाइड भी करने, वाक यही ना होता है, ज्यादा समझाने के चक्कर में आदमी खुद भूल जाता है। 1120 है तो 1100 हो जाएगा, यानी कि 550 हो जाएगा 1100, तो 560 होगा। इतना लोड काहे ले रहे हैं हम? तो 560 हो जाएगा, तो 560 डिग्री सेल्सियस आपका। तो अब बताइए 500 डिग्री ज्यादा गर्म हुआ या आपका 560 डिग्री ज्यादा? 560 डिग्री गर्म हुआ। तो कार्बन डाइऑक्साइड का चादर होने के कारण इसका रात भी गर्म होता है, इसलिए औसत तापमान दिन रात का मिला करके आपका शुक्र ज्यादा गर्म है। इसलिए बुध को ज्यादा गर्म ना कह करके हम लोग किसको कहते हैं? शुक्र को ज्यादा गर्म कहते हैं। समझ में आ रहा है?
तो सबसे पहले हमने बताया ग्रीन हाउस गैस, तो कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है जिसका चादर है चारों तरफ शुक्र के, जिसके कारण शुक्र का दिन भी गर्म रात भी गर्म होता है, गर्मा गर्म, यानी कि वहां का तापमान औसत अधिक होगा। अब आते हैं हम लोग, तीसरा जो ग्रह है हमारा वो कौन है? तीसरा जो हमारा ग्रह है तीसरा ग्रह है हमारा पृथ्वी। तो पृथ्वी है, याद रखिए पृथ्वी को क्या कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं। पृथ्वी को क्या कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं। तो ये पृथ्वी है, पृथ्वी मतलब अर्थ। तो अर्थ को हम लोग क्या कहते हैं? अर्थ। पृथ्वी सूर्य से, पृथ्वी ये तीसरा ग्रह है, तो पृथ्वी सूर्य से तीसरा ग्रह है। अरे धीमा ग्रह का मतलब होता है कि पृथ्वी घूर्णन में कितना लगाता है? 24 घंटा, और परिक्रमा में 365। तो सभी ग्रह जो है परिक्रमा में ज्यादा समय लगाते हैं और घूर्णन में कम। शुक्र इकलौता ऐसा ग्रह है जिसका घूर्णन में ज्यादा समय लग रहा है 243, और आपका परिक्रमा में 224 लग रहा है, इसलिए इसका रोटेशन में ज्यादा समय लगता है, रिवॉल्यूशन में, इसलिए इसको धीमा ग्रह कहा जाता है। धीरे धीरे घूमता है अपने एक्सिस पे, धीरे धीरे घूमता है, इसीलिए धीमा ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी सूर्य से तीसरा ग्रह है। पृथ्वी इकलौता ऐसा ग्रह है, पृथ्वी इकलौता ऐसा ग्रह है, पृथ्वी पर जीवन है। जीवन होने का कारण है, होने का कारण यह है कि पृथ्वी गोल्डीलॉक्स जोन में पड़ता है। कहां? गोल्डीलॉक्स जोन, गोल्डीलॉक्स क्षेत्र में, गोल्डीलॉक्स क्षेत्र में आता है। कहां आता है? गोल्डीलॉक्स क्षेत्र में आता है। अब क्या है गोल्डीलॉक्स क्षेत्र, इसके बारे में क्या है गोल्डीलॉक्स क्षेत्र? तो याद रखिएगा गोल्डीलॉक्स क्षेत्र का मतलब होता है कि ये आपका सूर्य है और यहां आपके विभिन्न ग्रह हैं। तो सूर्य से ठीक है ना, यहां ध्यान दीजिएगा। तो ये 8 ग्रह हैं। अब सूर्य से अगर ज्यादा पास है, सूर्य के अगर ज्यादा पास है तो सारा जल जो है भाप बन जाएगा। जल क्या हो जाएगा? जल वाष्प बन जाएगा, वाष्प, वाष्प बन जाएगा। अगर पास है सूर्य के पास है तो जल वाष्प बन जाएगा, और अगर दूर है तो जल जो है बर्फ बन जाएगा, बर्फ बन जाएगा। और हमें क्या चाहिए? जल जो है तरल अवस्था में चाहिए। क्या अवस्था में चाहिए? तरल अवस्था। तो सूर्य से औसत दूरी जो है ये वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र को, यह क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? यह क्षेत्र को हम लोग गोल्डीलॉक्स क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? गोल्डीलॉक्स क्षेत्र। जहां सूर्य से दूरी लगभग 150 मिलियन किलोमीटर है, मिलियन औसत की दूरी है, औसत दूरी जो पानी को तरल अवस्था में, औसत दूरी जहां पानी जो है, जल जो है तरल अवस्था में होता है। क्या होता है? जल तरल अवस्था में होता है। तो इस दूरी में, इस क्षेत्र गोल्डीलॉक्स जोन में जल तरल अवस्था में होता है। जल जो है तरल अवस्था, तरल अवस्था यानी कि लिक्विड स्टेट में रहता है। और आप सब जानते हैं कि हमारे शरीर में लिक्विड का बहुत ज्यादा योगदान है। लिक्विड नहीं रहेगा तो सर्कुलेटरी सिस्टम फेल कर जाएगा। तो याद रखिएगा इसका बहुत बड़ा योगदान है हमारे
शरीर के ढांचा में। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये पृथ्वी है। अब पृथ्वी का एक उपग्रह है। पृथ्वी का कितना उपग्रह है? तो पृथ्वी का एक उपग्रह है। पृथ्वी का एक उपग्रह है, एक प्राकृतिक उपग्रह है नेचुरल सैटेलाइट, जिसका नाम है चांद। चंद्र क्या है? चंद्रमा। तो पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। पृथ्वी को घूर्णन में कितना समय लगता है? तो याद रखिएगा, पृथ्वी को घूर्णन यानी कि रोटेशन, तो पृथ्वी के रोटेशन में, अरे भाई मैसेज मत करो, मैसेज हम बार बार जब भी थोड़ा सा मुड़ रहे हैं मैसेज करो। अरे भाई पढ़ा रहे हैं। जी हाँ, लाइव क्लास चल रही है साथियों, लाइव क्लास चल रही है। शालिनी लाइव क्लास चल रही है। राहुल भाई पढ़ाएं कि आपके मैसेज का हम जवाब दें? आप पहले बताइए। देख रहे हैं ना कितना डेटा देना होता है। आप देख रहे हैं, यहाँ देखिए कोई भी किताब खुला हुआ नहीं है, कोई भी बोलिएगा तो उठा करके दिखा देंगे। यहाँ ये सारा मोबाइल बंद है, देखिए सारा मोबाइल बंद है, कोई मोबाइल खुला हुआ नहीं है। आपको क्या लगता है हम देख करके पढ़ा रहे हैं आपको? आप लोग बार बार कमेंट करते हो ना, तो सारा यहाँ है मेरे, यहाँ दिमाग में सारा डेटा फीड है। जब आप लोग कमेंट लगातार करते हो ना, तो मेरा ध्यान उधर खिंचाता है, हम डेटा भूल जाते हैं। और हो सकता है कि 3 4 10 डेटा लिखना हो तो 7 डेटा आप में लिखे, लेकिन अगर 3 डेटा से जो छूट गया उससे आपका एग्जाम में आ गया तो मुंह बन जाएगा आपका। इसी के लिए कहते हैं कमेंट ज्यादा मत करो। अरे जहां समझाना होगा बिना आपके बोले हम समझाएंगे, जहां नहीं समझाना होगा वहां आप कितना भी बोल दीजिएगा, हम क्या समझा देंगे। ये सब डेटा है भाई। घूर्णन में कितना समय लगता है, परिक्रमा में कितना, तो रोटेशन में आपका जो है समय लगता है, याद रखिएगा 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड। 4 सेकंड, जिसको लगभग 24 घंटा कहते हैं। क्या कहते हैं? लगभग 24 घंटा कहते हैं। याद रखिएगा, इसको हम लोग लगभग कितना कहते हैं? 24 घंटा लगभग। एग्जैक्ट का बात करें तो एग्जैक्ट जो है ये है। क्लियर है? और अगर परिक्रमा की बात करें तो पृथ्वी के परिक्रमा में, यानी कि सूर्य के चारों ओर परिक्रमा में क्या लगता है? 365 1/4 दिन। यानी कि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 365 दिन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है साथियों 365 दिन 6 घंटा। कितना? 6 घंटा। यही 6 घंटा जो है इंटू 4 होता है तो 24 घंटा बनता है। इसलिए हर 4 साल पर लीप ईयर आता है। तो एक साल में 365 दिन 6 घंटा होता है। यही 6 घंटा ये साल का 6 घंटा, अगला साल का 6 घंटा, तीसरा साल का 6 घंटा, और चौथे साल पे जो 6 घंटा होता है तो 6 के 24, तो 24 घंटा यानी कि एक दिन, तो 365 में एक दिन जुड़ जाता है तो 366 दिन लीप ईयर कहलाता है। तो यही परिक्रमा में समय लगता है। क्लियर है? बाकी पृथ्वी को और डिटेल में थोड़ा पढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास में। पहले दूसरे ग्रहों के बारे में देख लेते हैं। यहाँ दूसरे ग्रहों के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर ले, है कि नहीं? आप देख सकते हैं अगला ग्रह है हमारा मंगल ग्रह। अगला ग्रह कौन है? मंगल ग्रह है। मंगल ग्रह ये आपका चौथा ग्रह है, और मंगल ग्रह को हम लोग मार्स कहते हैं। सूर्य से यह चौथा ग्रह है। सूर्य से
यह चौथा ग्रह है, चौथा ग्रह। और अंतिम आंतरिक ग्रह, अंतिम आंतरिक ग्रह, आंतरिक ग्रह, या फिर कहते हैं इसको, या फिर अंतिम पार्थिव ग्रह, या फिर अंतिम पार्थिव ग्रह। समझाएंगे क्या होता है अंतिम पार्थिव ग्रह। पार्थिव का मतलब होता है टेरेस्ट्रियल प्लैनेट होता है। और आंतरिक ग्रह मतलब इनर ग्रह, इनर प्लैनेट होता है। क्या होता है? इनर प्लैनेट होता है। तो याद रखिएगा, मंगल जो है अंतिम आंतरिक ग्रह है। बताएंगे अभी, डोंट वरी। मंगल के बारे में और बताएं। यह ग्रह लाल रंग का है, लाल रंग का प्रतीत है, प्रतीत दिखाई देता है, क्योंकि इस ग्रह पर लोहे की प्रचुर मात्रा है। क्या है? लोहे की प्रचुर मात्रा है। किसकी प्रचुर मात्रा है? लोहे की प्रचुर मात्रा है, यानी कि अधिकांश मात्रा में लोहा पाया जाता है। मंगल ग्रह भी याद रखिएगा, मंगल ग्रह भी पृथ्वी की तरह मंगल ग्रह के कुछ भाग, मंगल ग्रह पूरा नहीं, पूरा मंगल ग्रह नहीं, मंगल ग्रह के कुछ भाग पृथ्वी की तरह, प्लीज यहां ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी की तरह गोल्डीलॉक जोन में आता है। क्या आता है? गोल्डीलॉक जोन, गोल्डीलॉक क्षेत्र में आता है। इसीलिए कह सकते हैं कि पृथ्वी मंगल पे भी जीवन की आशंका है, तो गोल्डीलॉक क्षेत्र में आता है। क्लियर है? ध्यान दीजिएगा। तो पृथ्वी की तरह इस पर भी जीवन का संभावना है, और हमेशा जो है आपके साइंटिस्ट जो है इस पर जीवन की आशा और प्रत्याशा हमेशा खोजते रहते हैं। तो याद रखिएगा। क्लियर है? चलिए, मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं। क्या है? मंगल ग्रह के 2 उपग्रह, मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, 2 उपग्रह। एक का नाम है, याद रखिएगा, पहला है आपका फोबोस, और दूसरा है डेमोस। तो फोबोस और डेमोस, तो ये 2 उपग्रह हैं। क्लियर है? अब यहां सवाल आता है कि आंतरिक ग्रह और पार्थिव ग्रह क्या है? तो याद रखिएगा। क्लियर है? तो क्या है? तो आप देख सकते हैं कि यहां सूरज है, यहां क्या है? यहां सूर्य है, और सूर्य से जो पहला 4 ग्रह है, 1 2 3 4, और उसके बाद आपका शुरू हो जाता है तो ये जो पहला 4 ग्रह है, ये जो पहला 4 ग्रह है, ये क्षुद्र ग्रह है। ये क्या है? ये क्षुद्र ग्रह है।
तो क्षुद्र ग्रह वाला बेल्ट, क्षुद्र ग्रह बेल्ट है ये, क्षुद्र ग्रह बेल्ट है ये। तो याद रखिएगा क्षुद्र ग्रह बेल्ट जो है, तो क्षुद्र ग्रह बेल्ट के अंदर जो 4 ग्रह हैं, अंदर कौन कौन से ग्रह हैं? तो बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है और मंगल है। तो ये जो 4 ग्रह हैं इसे आंतरिक, इसे कौन सा ग्रह कहेंगे? आंतरिक ग्रह, आंतरिक ग्रह कहेंगे या फिर पार्थिव कहेंगे। क्या कहेंगे? पार्थिव कहेंगे, पार्थिव, पार्थिव ग्रह कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये चट्टानों से बने हुए। पार्थिव ग्रह क्यों कहेंगे? क्योंकि क्योंकि ये चट्टानों से और धातुओं से और तत्वों से बने हुए, तत्वों से बने हैं। तो पहला 4 ग्रह को याद रखिएगा, पहला 4 ग्रह को, पहला 4 ग्रह, तो पहला 4 ग्रह धातु और तत्वों से बना हुआ है, इसीलिए इसे पार्थिव ग्रह, और जो कि क्षुद्र ग्रह के अंदर है तो आंतरिक ग्रह कहते हैं। वहीं बाकी जो दूसरा जो 4 ग्रह है, इन 4 ग्रहों को, इन 4 ग्रहों को, इन 4 ग्रहों को बाहरी ग्रह कहते हैं, बाहरी ग्रह, या फिर गैस ग्रह कहते हैं, गैस ग्रह, गैस ग्रह, या फिर जोवियन ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? जोवियन ग्रह। तो जोवियन ग्रह कहते हैं। क्लियर है? जोवियन ग्रह, तो जो कि जुपिटर इसका सबसे बड़ा परिवार है, तो जोवियन ग्रह। ये आपके गैसों से बना हुआ है तो गैस ग्रह, और ये क्षुद्र बेल्ट के बाहर है, इसलिए ये 4 ग्रह बाहरी ग्रह कहलाएंगे। तो मंगल जो है चौथा और अंतिम आंतरिक ग्रह है या पार्थिव ग्रह। तो 1 2 3 4, तो मंगल जो है चौथा और अंतिम जो है आंतरिक और पार्थिव ग्रह है। उसके बाद आपका बाहरी ग्रह शुरू हो जाता है। इसका मतलब यही था। क्लियर है? तो गैस ग्रह या जोवियन ग्रह यहां लिख दे रहे हैं। इसे और किस नाम से जाना जाता है? तो गैस और जोवियन, गैस ग्रह, जोवियन ग्रह, जोवियन ग्रह, या आपका बाहरी ग्रह, बाहरी ग्रह। इसके अंदर कौन कौन आएगा? अंतिम 4 ग्रह, अंतिम 4 ग्रह। क्लियर है? अब आते हैं हम लोग क्षुद्र ग्रह। तो याद रखिएगा क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं? तो ये कोई ग्रह नहीं है, क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह, इसको एस्टेरॉयड कहते हैं, एस्टेरॉयड कहते हैं। वह चट्टानों और तत्वों का भाग, और तत्वों का भाग जो ग्रह नहीं बन पाए, ग्रह नहीं बन पाए। क्या नहीं बन पाए? ग्रह नहीं बन पाए, उन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं, उन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं। याद रखिएगा, उन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं, उन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं, यानी कि एस्टेरॉयड कहते हैं। क्लियर है? उन्हें क्या कहते हैं? एस्टेरॉयड कहते हैं। क्लियर है? तो याद रखिएगा वह चट्टान का हिस्सा, या वह जो, ये कहां पाया जाता है? तो याद रखिएगा यह क्षुद्र ग्रह, ये क्षुद्र ग्रह कहां पाए जाते हैं? जल्दी से बताइएगा। ये क्षुद्र ग्रह यानी कि एस्टेरॉयड जो है, एस्टेरॉयड
कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं आपके, ये क्वेश्चन है और उसका उत्तर है एस्ट्रो क्षुद्र ग्रह बेल्ट, क्षुद्र ग्रह बेल्ट, क्षुद्र ग्रह बेल्ट में, इसको कहते हैं एस्टेरॉयड बेल्ट, एस्टेरॉयड बेल्ट में। और ये एस्टेरॉयड बेल्ट कहाँ पाया जाता है? तो ये एस्टेरॉयड बेल्ट जो है मंगल और बृहस्पति, मंगल और बृहस्पति, बृहस्पति ग्रह के बीच में पाए जाने वाले, में पाए जाने वाले चट्टानों को, चट्टानों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं, क्षुद्र ग्रह कहते हैं। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन है? तो याद रखिएगा, सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह अभी तक जो देखा गया है, सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह जो है, सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह जो अभी तक देखा गया है, क्षुद्र ग्रह सीरेस है, सीरेस है, सीरेस, सीरेस। तो सीरेस है, याद रखिएगा, सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सीरेस है। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा क्या है, ये हमारा सूरज है, ये आपका ग्रह हो गया, पहला 4 ग्रह, 1 2 3 4, और फिर हमारा बीच में क्या हो गया आपका, और फिर आपका ग्रह हो गया 4, 1 2 3 4, ठीक है ना। तो ये जो बीच का है, याद रखिएगा, इसी को हम लोग कहते हैं क्षुद्र ग्रह बेल्ट। क्या कहते हैं? इसी को हम लोग कहेंगे क्षुद्र ग्रह बेल्ट, क्षुद्र ग्रह बेल्ट, यानी कि क्षुद्र ग्रह कहेंगे, एस्टेरॉयड, ठीक है ना। क्या कहेंगे? एस्टेरॉयड कहेंगे, एस्टेरॉयड। तो ये एस्टेरॉयड बेल्ट है, क्लियर है। तो ये मंगल है, ये कौन सा आपका है? ये मंगल है, मंगल, और ये बृहस्पति है, ये क्या है? बृहस्पति। तो मंगल और बृहस्पति के बीच में पाया जाता है आपका क्षुद्र ग्रह, क्लियर है। अब यहां आपको उल्का और उल्का पिंड में अंतर बताते हैं, ठीक है ना, उल्का और उल्का पिंड में अंतर बताते हैं। पृथ्वी में एक और बात बता देते हैं, पूरे सौर मंडल का सबसे घना ग्रह कौन है? तो याद रखिएगा, पूरे सौर मंडल का, पूरे सौर मंडल का सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह, सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह, घनत्व वाला ग्रह कौन है? आपका पृथ्वी है। कितना कौन है? पृथ्वी। हाईएस्ट डेंसिटी कितना है? 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट डेंसिटी इसको कहते हैं, हाईएस्ट डेंसिटी प्लैनेट, हाईएस्ट डेंसिटी प्लैनेट, क्लियर है। अब आपको बताते हैं क्षुद्र ग्रह उल्का और उल्का पिंड में अंतर। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है हमारा सूरज है, ये क्या है? ये हमारा सूरज है, ये हमारा सूरज है, ये सूरज है, ठीक है ना। ये क्या है? ये सूरज है।
सूर्य। अब ये हमारे ग्रह हैं, ये क्या है? ग्रह हैं। क्लियर है? और इसके बीच में है आपका एस्टेरॉयड बेल्ट, याद रखिएगा, ये जो है आपका ये है क्षुद्र ग्रह। क्या है? क्षुद्र ग्रह। ठीक है। और ये है बेल्ट। क्या है? क्षुद्र ग्रह का बेल्ट है। एक तरफ आपका मंगल है, एक तरफ आपका मंगल ग्रह, मंगल ग्रह, और एक तरफ है आपका बृहस्पति ग्रह। एक तरफ आपका है बृहस्पति, और इसके बीच में क्षुद्र ग्रह। अगर मंगल या पृथ्वी, ये पृथ्वी है, याद रखिएगा, अगर ये पृथ्वी ग्रह है, अगर देखिए, अगर मंगल या पृथ्वी इस उल्का क्षुद्र ग्रह को अपनी ओर खींच ले, तो यहां जो क्षुद्र ग्रह आएगा इसे उल्का कहेंगे। और जब ये पृथ्वी के सतह पर चला जाएगा तो इसे हम लोग उल्का पिंड कहेंगे। क्या कहेंगे? उल्का पिंड। क्लियर है? ध्यान दीजिएगा, अगर ये यहां से यहां था क्षुद्र ग्रह, जब यहां था तो क्षुद्र ग्रह, जब यहां था क्षुद्र ग्रह, यहां से गुरुत्वाकर्षण से बाहर आ गया तो ये बन गया उल्का। ये क्या बन गया? ये बन गया उल्का। और जब पृथ्वी ने अपने गुरुत्वाकर्षण से इसे खींचा अपनी सतह पर, तो नीचे पृथ्वी पर इसका नाम क्या बन गया? उल्का पिंड बन गया। तो है एक ही चीज। तो ध्यान से सुनिएगा सभी लोग, प्लीज यहां ध्यान से देखिएगा। जब तक मंगल और बृहस्पति के बीच में था, इसे हम कहते थे क्षुद्र ग्रह, जो क्षुद्र ग्रह बेल्ट, एस्टेरॉयड बेल्ट में पाया जाता था। पृथ्वी या मंगल या बृहस्पति जब इसे अपने गुरुत्वाकर्षण से खींच लेता है अपनी ओर, तो ये एस्टेरॉयड बेल्ट को छोड़ करके उस ग्रह के पास चला जाता है, तब ये बन जाता है क्षुद्र ग्रह से उल्का। तब इसे लोग क्या कहते हैं? उल्का। और अगर गलती से ये पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में प्रवेश कर जाए, पृथ्वी के आप वायुमंडल में ये प्रवेश कर जाए, तो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते के साथ जब धरती पर ये पहुंचता है तो इसे हम लोग कहते हैं उल्का पिंड कहते हैं। समझ में आ रहा है? तो यही अंतर है आपका उल्का उल्का पिंडों का। एक आप सुनते होंगे पुच्छल तारा। पुच्छल तारा इस तरह से होता है, ऐसे होता है आपका, ये है आपका पुच्छल तारा। पुच्छल तारा, कॉमेट कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? कॉमेट, धूमकेतु। धूमकेतु, टूटता हुआ तारा। टूटता हुआ तारा, कुछ भी आप कह सकते हैं, टूटता हुआ तारा। ये क्या है? तो याद रखिएगा, ये सूर्य की ओर परिक्रमा लगाने वाला, याद रखिएगा, सूर्य का परिक्रमा लगाने वाला पिंड है। सूर्य का परिक्रमा करने वाला वाला पिंड है, खगोलीय पिंड। इसका ऊपर वाला जो है ये आपके बर्फ से बना होता है, बर्फ से बना होता है। ये गोला जो है ये बर्फ से बना हुआ है। और ये वाला जो हिस्सा है, ये जो पीछे वाला हिस्सा है, ये गैस से बना होता है, गैस और धूल से। गैस और धूल से बना हुआ है, गैस और धूल से बना हुआ है। और यही सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है। अंतिम इसका एक उदाहरण है, कौन सा उदाहरण है? हेली कॉमेट। हेली कॉमेट, हेली कॉमेट यानी कि हेली पुच्छल तारा, ये हर एक 76 वर्षों पर दिखता है। कितने वर्षों पर?
76 वर्षों पर दिखता है पृथ्वी पर। तो ये सूर्य का भी परिक्रमा कर रहा है, इसका परिक्रमा इतना दूर होता है कि हर एक 76 वर्षों पर हमें पृथ्वी पर ये दिखाई देता है। तो ये तो ऐसे पुच्छल तारा सूर्य के परिक्रमा करते रहते हैं, इसी को हम लोग टूटता हुआ तारा कहते हैं। अब अगला ग्रह है हमारा साथियों बृहस्पति। बृहस्पति के अगर बारे में बात करें तो यहां ध्यान दीजिएगा, बृहस्पति प्लीज यहां बात नहीं करना है, ध्यान से, ग्रह खत्म करेंगे तब छोड़ेंगे। बृहस्पति, इसको कहते हैं जुपिटर। क्या कहते हैं? जुपिटर। तो ये बृहस्पति है, ये 5वां ग्रह है। तो याद रखिएगा सूर्य से 5वां ग्रह और बाहरी ग्रह का पहला ग्रह, और बाहरी गैस ग्रह का पहला ग्रह है। यानी कि बाहरी ग्रह यानी कि एस्टेरॉयड बेल्ट के बाद ये पहला ग्रह है बृहस्पति, जुपिटर। ये क्षुद्र ग्रह है, तो क्षुद्र ग्रह के बाहर का ये पहला ग्रह है, पहला, ठीक है ना, पहला बाहरी ग्रह है। तो अब यहां बात करते हैं कि जुपिटर के बारे में, तो बृहस्पति के बारे में तो आपको बता देते हैं कि बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति, लिखने दो यार, जो जहां समझाना हो रहा है समझा रहे हैं ना, लिखने दो। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह। दूसरा सबसे कम घनत्व वाला ग्रह। दूसरा सबसे कम घनत्व वाला ग्रह। पहला सबसे कम घनत्व वाला कौन है? शनि है, ग्रह है। पहला कौन है? शनि है। पहला कौन है? पहला सबसे कम घनत्व वाला कौन है? पहला सबसे कम घनत्व वाला कौन है? कम घनत्व वाला शनि है। कौन है? शनि ग्रह। क्लियर है? ये दूसरा सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह है। दूसरा सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह है। यानी कि दूसरा सबसे ज्यादा उपग्रह इसी के पास है। कितना है? 79 मुख्य रूप से +1 + 12। ये दोनों अभी खोजा गया है। मान्यता किसको मिला हुआ है? किताबों में मान्यता 79 में, किताबों में मान्यता जो है ये आपके 79 को है। गैनीमीड इसका सबसे बड़ा उपग्रह है। गैनीमीड इसका सबसे बड़ा उपग्रह है। इसका सबसे बड़ा उपग्रह है। और केवल इसका गैनीमेड सबसे बड़ा उपग्रह नहीं है, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह, सूर्यमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है। क्लियर है? और याद रखिएगा बृहस्पति के चक्र होते हैं।
बृहस्पति के चक्र होते हैं, इस ग्रह के भी चक्र होते हैं, इस ग्रह के भी चक्र होते हैं, चक्र होते हैं। चक्र को क्या कहते हैं? वलय कहते हैं। क्या कहते हैं? वलय। वलय का मतलब होता है रिंग, तो रिंग है, वलय है इस ग्रह के। क्लियर है? वलय है। क्वेश्चन आया है बीपीएससी में भी, तो क्या इसके वलय हैं? तो हाँ, बृहस्पति में वलय पाए जाते हैं, इसके चारों तरफ चक्र है। शनि की तरह नहीं है, शनि का बहुत खूबसूरत है, दिखता है अच्छा, लेकिन इसके भी आपके वलय हैं। क्लियर है? अब आते हैं छठा ग्रह। छठा ग्रह कौन है? तो छठा ग्रह हमारा, छठा ग्रह कौन है? तो छठा ग्रह जो है हमारा शनि है, सबसे खूबसूरत वलय वाला ग्रह। तो ये है आपका शनि ग्रह। शनि ग्रह है, जिसे हम लोग सैटर्न कहते हैं, सैटर्न। तो ये छठा ग्रह है, याद रखिएगा। यह सूर्य से, यह सूर्य से छठा ग्रह है, छठा ग्रह है। यह सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है, सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है। ठीक है। दूसरा कितना इसका है? 0.6, 0.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इसका डेंसिटी है, डेंसिटी, घनत्व। उसके बाद बात करें तो यह इस ग्रह का, इस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं, सबसे